अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक वीडियो में क्लास 9th एसएसटी का जो भी मैप वर्क आना है टर्म 2 एग्जाम में वो कंप्लीट हो सकता है, मानोगे मेरी बात? मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं। तो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव सिंपल है, स्ट्रेट है, क्लियर है कि क्लास 9th एसएसटी का जो भी आपका मैप वर्क है ना, वो कंप्लीट मैप वर्क जो है, वो कंप्लीट मैप वर्क टर्म 2 एग्जाम के लिए हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, प्लॉट करने वाले हैं और 3 नंबर एंश्योर करने वाले हैं। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू सोशल स्कूल। आई नो आप लोग इस चीज में थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि मैप वर्क क्या क्या है। तो क्लास 9th के जो स्टूडेंट्स हैं ना, आप लोग इस चीज को अच्छे से समझिए कि हमने लाइव मैप प्लॉटिंग क्लासेस में सारे चैप्टर्स के एक एक करके तो मैप प्लॉट कर ही लिए थे, लेकिन ऑन योर डिमांड, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे हमारा छूट गया, ये वो हो गया, तो यह वीडियो जो है ना, ईयरफोन लगाना है, ठीक है, कुछ तैयारी करना है, तैयारी क्या करना है वो भी बताता हूं मैं, ठीक है। और एक बार में पूरा मैप जो है क्लास 9th एसएसटी टर्म 2 एग्जाम में आने वाला है वो पूरा प्लॉट कर लो, लॉक कर लो। अगर सीबीएसई के पैटर्न के हिसाब से आपके स्कूल में एग्जाम लिए जाते हैं, होपफुली लिए जाते होंगे, तो जो जो मैप वर्क सीबीएसई के चैप्टर्स में है वो सारा हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में प्लॉट करने वाले हैं। तो आई प्रॉमिस यू 3 मार्क्स फॉर दिस वीडियो, ठीक है। इस वीडियो का एंड तक देखोगे, आपके 3 नंबर जो है वो एकदम पक्के हो जाएंगे। क्लियर हुआ? उससे पहले की इंपॉर्टेंट चीज कि आपको जो भी नोट्स वगैरह चाहिए रहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल के लिंक है, आप यहां से क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे अपडेट्स मिलती रहेंगी, कब कौन सा सेशन आने वाला है, नोट्स वगैरह जो है वो सारी चीजें आपको मिल सकती है। साथ ही साथ आप अनअकैडमी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि यहां पर आपको मिल जाएंगे नोट्स, ठीक है। यहां पे आपको स्पेशल क्लास मिल जाएगी, अल्टीमेटली नोट्स यहां से आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। यहां आपको स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव पोल्स होते हैं, क्विज होते हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं, मल्टीपल फीचर्स हैं, इन्हें आप एक्सप्लोर करिए। ऐप को डाउनलोड कीजिए यूजिंग द कोड DIGRAJ, ठीक है। DIGRAJ इस कोड की मदद से आप सारे फीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी हां, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे क्या है, ये जो चैप्टर्स, मतलब ये जो वीडियो, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो जो आपका मैप वर्क आना है वो हिस्ट्री से आना है, हिस्ट्री के साथ साथ कहां से आना है, ज्योग्राफी से आना है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है, दोनों ही चीजों को हम क्या कर लेंगे, एक साथ क्लब करते हैं। फाइन। अब प्री रिक्विजिट क्या है, जो तैयारी करना है ना, तो तैयारी में आपको क्या क्या करना है, देखो मैप लेकर बैठो, वर्ल्ड मैप लेकर बैठ जाना, यूरोप का मैप लेना, यूरोप मत जाना, अगर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो ये करना कि आपकी बुक जो है हिस्ट्री की, वो बुक लेकर बैठ जाना। ज्योग्राफी के लिए आपको क्या करना है, इंडिया के पॉलिटिकल और फिजिकल मैप 4-5 रख लेना, कंजूसी मत करना, वहां पे गिचड़ पिचड़ नहीं करना है, थोड़ा साफ रखोगे तो एग्जाम टाइम में रिवाइज करने में आसानी रहेगी। ये भी समझ में आ गया? तो इतने मैप लेकर बैठो, नहीं लेकर बैठे हो मुस्कुराओ मत, ठीक है। वीडियो पॉज करो और मैप लेकर बैठो, क्योंकि साथ में प्लॉट करते चलोगे ना बाबू, तो याद हो जाएगा हमेशा के लिए और निश्चिंत हो जाओगे मैप वर्क से कि 9th क्लास को मैप वर्क के लिए पढ़ना क्या क्या है। क्लियर हुई मेरी बात? चलिए अब देखो क्या है। तो जैसे अगर हम देखें यहाँ पे, तो हिस्ट्री की अगर बात करें तो सोशलिज्म इन यूरोप और नाजिज्म, 2 चैप्टर आ रहे हैं, दोनों ही चैप्टर के आपको मैप वर्क को क्या करना है, याद करना है, पढ़ना है, समझना है। तो सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, ये दोनों चैप्टर को देखो। तो आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड जो है, उस पे लोकेटिंग, लेबलिंग, आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या आएगा, मेजर कंट्रीज जो रही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, सेंट्रल पावर, अलाइड पावर्स, ये दोनों आएंगे, ठीक है। नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर जो है, इसमें क्या आएगा, तो एक्सिस पावर और अलाइड पावर्स, ये दोनों आने वाले हैं, ठीक है। एक्सिस पावर और अलाइड पावर्स, ये दोनों आने वाले हैं। तो उस तरह से क्या है, मेजर कंट्रीज आएंगे, साथ साथ में टेरिटरीज अंडर जर्मन एक्सपेंशन, ये सारा एक साथ अभी प्लॉट करते हैं, ठीक है। मैप ऐप लेकर बैठे हो ना, गच्चा मत देना मुझे, ठीक है। फिर अगली चीज क्या है, ज्योग्राफी की अगर बात करें तो ज्योग्राफी में ड्रेनेज चैप्टर जो है ना, ये ड्रेनेज चैप्टर जो है, इसका सिर्फ मैप वर्क आना है। ये बोर्ड एग्जाम, मतलब हो सकता है फाइनल एग्जाम जो है, आपकी बोर्ड नहीं है ना, फाइनल एग्जाम हो सकता है ये चैप्टर ना आए, लेकिन इसका ड्रेनेज का मैप वर्क आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हम वो मैप वर्क कर लेते हैं। फिर उसके बाद में क्या है, क्लाइमेट। क्लाइमेट में सिंपल है, ठीक है, बुक के जो 2 मैप है उसमें आइडेंटिफाई करना है बस, तो वो भी सीख लेंगे। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ वाला जो पार्ट है, तो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ वाला ये जो पार्ट है, तो इसमें नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ में, इसमें देखो वेजिटेशन टाइप वाला एक मैप आएगा, नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये थोड़ा सा इसमें आपको ऐसा लगता है ना, ये टिपिकल है। चलो, तो ये सारी चीजें हम अभी आसान करते हैं, ठीक। इस वीडियो के एंड तक आपको इतना पूरा मैप वर्क जो टर्म 2 एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में पूछा जाना है, वो हो जाएगा क्लियर। क्लियर हुआ? यहां से स्टार्ट करते हैं। सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। अब क्या है, यहां से क्या आना है, लोकेटिंग, लेबलिंग और आइडेंटिफिकेशन के लिए मेजर कंट्रीज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आना है। मेजर कंट्रीज कौन कौन सी थी, तो 2 टीम थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, एक सेंट्रल पावर की टीम थी, दूसरी अलाइड पावर्स की, सेंट्रल पावर और एक अलाइड पावर्स की टीम थी। सेंट्रल पावर्स वाली टीम, ठीक है, जो हारे हुए खिलाड़ी थे, तो सेंट्रल पावर्स की टीम में कौन कौन था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की, टर्की यानी कि ऑटोमन एम्पायर। तो जर्मनी किधर है, तो देखो यहां पे ये वाला जो मैप है आपका, इस मैप को भी देखोगे ना बुक के,
ठीक है, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन वाला ये वाला मैप भी देखोगे तो भी काम बन जाएगा आपका। तो इस मैप से भी काम बन सकता है। यही चीज आपको वर्ल्ड मैप पे भी अगर आती है, फॉर एग्जांपल क्या है, जैसे उन्होंने वर्ल्ड मैप पर ये शेड कर दिया, ठीक है, इसको शेड कर दिया पूरा। अब पूछ लिया कि दिस इज वन, ये वाला है ना, दिस इज वन ऑफ द मेजर पावर ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, आइडेंटिफाई द कंट्री। तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वो मार्क करके पूछ लिया, ठीक है। या फिर लोकेट लेवल करने का बोल दिया कि यूएसएसआर जो है उसे आइडेंटिफाई करो, लोकेट लेवल करो। तो ये यूएसएसआर था, तो आप मतलब लोकेटिंग लेवलिंग के लिए पूछ लिया। तो क्वेश्चन कैसे भी आए आप समझते चलना सारी चीजों को, ठीक है। तो जैसे अगर हम यहां देखते हैं तो सेंट्रल पावर्स में कौन आ जाएगा, जर्मनी। तो ये रहा आपका जर्मनी, फाइन, ये रहा जर्मनी, देखने को मिल रहा है। ये सेंट्रल पावर वाला पार्ट जो है जर्मनी है, प्लॉट करो मेरे साथ, फाइन। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, यहां पे ये पहला सेंट्रल पावर आपका जो था, ठीक है, सेंट्रल पावर था जर्मनी, जर्मनी प्लॉट करते चलना, हाँ, साथ साथ में। या फिर बुक में ही वहां पे, जैसे बुक के मैप पे बैठे हो, अगर ये वाला बुक का मैप लेकर बैठे हो तो बुक में ये आइडेंटिफाई कर लेना कि हाँ ये लिखा भी है सेंट्रल पावर्स, ये थोड़ा सा कौन सा कलर कहते हैं इसे, पीच वीच, ठीक है। तो ये पीच कलर में जर्मनी हो गया। जर्मनी के बाद में क्या है, ऑस्ट्रिया हंगरी। तो ऑस्ट्रिया हंगरी जर्मनी सब जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन थी, एक साथ जुड़ गए थे। तो ये ऑस्ट्रिया हंगरी वाला ये एम्पायर जो है ना, ये रहा, ये ऑस्ट्रिया हंगरी वाला एम्पायर है पूरा, ठीक है। ये ऑस्ट्रिया हंगरी, ये मैप पे देखोगे तो ये मैप पे भी आपको यहाँ पे ये दिख जाएगा, ये दिख रहा है ऑस्ट्रिया हंगरी, समझ में आया। ऑस्ट्रिया हंगरी ये सेकंड मेजर पावर हो गया, सेकंड मेजर सेंट्रल पावर, ठीक है। तो मेजर कंट्रीज आपको लगाना है, सेंट्रल पावर की एक टीम है, एक अलाइड पावर्स की टीम है। तो ये आपने क्या लगा लिया, ये आपने प्लॉट कर लिया आपका ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी, फाइन, ऑस्ट्रिया हंगरी हो गया। ऑस्ट्रिया हंगरी के बाद जैसे अगर आप देखोगे तो फिर है टर्की। टर्की मतलब उस समय का ऑटोमन एम्पायर था, फाइन। तो टर्की भी किसके टीम में था, सेंट्रल पावर्स की, हारने वाली टीम में। अब टर्की कहां है, तो ये देखो टर्की कहां है, तो ये आपको दिखेगा, ये वाला पूरा का पूरा, ये जो पर्पल कलर में दिख रहा है ना, ये पर्पल कलर ही होता है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये बुक के मैप में देखोगे तो ये ऑटोमन एम्पायर, ये बल्गेरिया के बाजू में, ठीक है। बल्गेरिया को मत लगाना, ये बल्गेरिया भी सेंट्रल पावर की टीम था, लेकिन हमसे ऑटोमन एम्पायर पूछा है। तो ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी से जुड़ा हुआ है ये ऑटोमन एम्पायर, फाइन। ये ऑटोमन एम्पायर आपको यहां प्लॉट करना होगा, ये वाला पार्ट जो है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑटोमन एम्पायर, क्लियर हो रहा है, ये हो गया ऑटोमन एम्पायर या फिर टर्की, ठीक है। ये हो गया आपका टर्की, समझ में आई चीजें। तो यहां पे आपने ये तीनों सेंट्रल पावर्स प्लॉट कर लिए, यही तीन सेंट्रल पावर आपसे, ये आपने यूरोप के मैप से देख लिया जूम इन करके। इसको क्या है, कभी कभी वर्ल्ड मैप पे पूछ लिया जाता है, देखो। तो वर्ल्ड मैप पे पूछा जाएगा तो ध्यान रखना वर्ल्ड मैप पे आपको कहां क्या प्लॉट करना है। वर्ल्ड मैप पे बड़ी पिक्चर समझ में आती है, वर्ल्ड मैप पे क्योंकि सारी कंट्रीज रहती हैं, तो वो शेड कर देंगे इस तरह से। जैसे आप ऐसे ध्यान रखना, ये ब्लैक सी था ना, ब्लैक सी के नीचे यहां पे क्या आ जाएगा आपका, यहां पे आ जाएगा आपका टर्की, समझ में आ रही है, टर्की या फिर ऑटोमन एम्पायर आ जाएगा। फिर उससे ऊपर जाओगे तो ये इधर बाल्टिक सी से जुड़ा हुआ ये वाला जो पार्ट रहेगा, ये वाला, ये, ठीक है, इसको शेड कर दे रहा हूं मैं। वर्ल्ड मैप पे अगर आता है तो ये आपका हो जाएगा जर्मनी, ठीक है, जर्मन एम्पायर, और जर्मनी से लगा हुआ ये पूरा जो रहेगा ये वाला आपका ये, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया हंगरी, समझ में आया। तो इस तरह से वो चाहे वर्ल्ड मैप पे पूछें, लोकेट लेवल करने को दे, आइडेंटिफाई करने को दे, आपने जब सब सीख लिया तो फिर बेफिक्र रहना, ठीक है, बेधड़क प्लॉट करके आना और नंबर मत कटवाना। तो ये सेंट्रल पावर्स हो गए। वैसे अलाइड पावर्स पूछे जाएंगे, तो अलाइड पावर्स में कौन कौन थे देखो, फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया, यूएसए। तो अब वो यूरोप के मैप पे आता है तो यूरोप में तो यूएसए है नहीं, तो इसीलिए पॉसिबिलिटी है कि अगर अलाइड पावर्स पूछते हैं, लोकेट लेवल करने को देते हैं, आइडेंटिफाई करने को देते तो वर्ल्ड मैप पे ही देंगे। बाकी यूरोप के मैप में आपको ये मिल जाएगा क्या, ये जो इधर आइलैंड टाइप में दिख रहा है ना, ये अलग थलग जो है यूरोप का ही पार्ट है, लेकिन जो सी चैनल से सेपरेटेड है वो कौन सा है, वो है आपका इंग्लैंड, फाइन। ये हो गया आपका इंग्लैंड। इंग्लैंड के बाद में जैसे आप देखेंगे तो फिर क्या हो जाता है, फ्रांस। ये हो गया इंग्लैंड के बाद में आपका फ्रांस, ठीक है। इंग्लैंड के बाद में आपका आ गया फ्रांस, फ्रांस, इंग्लैंड के बाद में रशिया। तो ये वाला जो पार्ट है पूरा बड़ा सा रशियन एम्पायर, ठीक है, ये हो गया रशिया। रशिया भी किसका पार्ट था, अलाइड पावर्स का, ठीक है, रशिया हो गया। रशिया के बाद में यूएसए। तो यूएसए कहां लगाओगे, तो वो वर्ल्ड मैप में इधर दूर है, कौन से कॉन्टिनेंट में आएगा यूएसए, तो यूएसए आपका नॉर्थ अमेरिका का हो गया। चलो ये मिटा के अब जरा यही पावर्स में आपको क्या करता हूं, मतलब जो अलाइड पावर्स हैं उन्हीं अलाइड पावर्स को हम क्या करते हैं, वर्ल्ड मैप पे भी समझ लें। तो वर्ल्ड मैप पे अगर समझने जाओगे तो ये हो गया आपका यूएसए, ठीक है, ये यूएसए हो गया, फाइन। यूएसए के बाद में क्या था, जैसे इंग्लैंड पूछा था तो यहाँ पे आपको वर्ल्ड मैप पे ये इंग्लैंड दिख रहा है, वो यूरोप में जूम इन में था, ये जूम आउट पे हो जाएगा, ये हो गया आपका इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड, इंग्लैंड के बाद में फ्रांस लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो ये जो आपका एस शेप में समुद्र है ना, ये कौन सा है, ये अटलांटिक ओशन है। और ये एस
शेप में जो बॉर्डर टच कर रहा है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। कभी कभी लोग क्या करते हैं, स्पेन और फ्रांस में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। स्पेन ये नीचे वाला है, स्पेन नीचे वाला है, फ्रांस जो है ना, तो जैसा अगर देखोगे तो मेन यूरोप ये है, ठीक है। तो मेन यूरोप का जो एकदम कह सकते हैं अटलांटिक ओशियन से लगा हुआ ये जो पार्ट है, ब्रिटेन के पास वाला जो है, ये है फ्रांस, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, फ्रांस। इंग्लैंड के बाद में फ्रांस, तो यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस, और एक और क्या है, रशिया। तो ये हो गया रशिया। ये अलाइड पावर्स है, ठीक है। ये अलाइड पावर्स थी कहां की, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अलाइड पावर्स ये रही, ठीक है। और सेंट्रल पावर जो है, ये हमने यहाँ पे सारी चीजें प्लॉट कर ली। तो ये जो चैप्टर है आपका, कौन सा वाला, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, उसमें इतना ही आना है, अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो मेजर कंट्रीज थी उन्हें आपने प्लॉट कर लिया, और अब मुस्कुरा दो एक बार कि हाँ एक चैप्टर हो गया, चलो ठीक है। दूसरा प्लॉट करते चलो साथ में। दूसरा क्या है, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। अब देखो नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर में क्या आना है, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर में अगेन वही सेम चीज है। तो आप चाहें तो प्लॉट कर सकते हो, नहीं तो रिकॉल कर सकते हो। मेजर कंट्रीज ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो अब यहां पे कंट्रीज बदल गई है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपने क्या था, अलग प्लॉट करी थी। जो सेंट्रल पावर थी उसमें आपने ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर लगाया था। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हो रहा है, कंट्रीज मतलब टीम तो दो ही रहेगी। एक टीम जो सेंट्रल पावर वाली टीम थी ना, उस टीम का नाम बदल के अब एक्सिस पावर कर दिया। तो एक्सिस पावर में कौन कौन से आ जाएंगी, जर्मनी, इटली और जापान। चलो तो जर्मनी, इटली, जापान वही वर्ल्ड मैप पे प्लॉट करें। तो वर्ल्ड मैप पे जैसे प्लॉट करेंगे हम, तो वर्ल्ड मैप पे जर्मनी वही वाला बताया था मैंने आपको, जो बाल्टिक सी से लगा हुआ है, ये वाला, ठीक है। ये हो गया आपका जर्मनी, ठीक है। तो यहां पे आप लगाओ जर्मनी, साथ में प्लॉट करते चलना। जर्मनी को आपको पता है, ठीक है। जर्मनी हो गया। जर्मनी के बाद में क्या है, जर्मनी के बाद में इटली और जापान भी क्या थे, एक ही टीम में थे। ये ट्राइपार्टाइट पैक्ट साइन करते, ध्यान करो, नाजिज्म वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो जापान का और इटली का और जर्मनी का, तीनों का एक क्या बनता है, गठबंधन बन जाता है ट्राइपार्टाइट पैक्ट के चलते। एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, ठीक है। यू विल बी आंसरिंग इन द कमेंट सेक्शन, इन व्हिच ईयर वाज द ट्राइपार्टाइट पैक्ट साइन बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान। फाइन। तो अब देखो, ये जर्मनी के जस्ट नीचे आपको ये दिख रहा है पेनिनसुला टाइप, ये मेडिटेरेनियन सी में ये निकली हुई एक ऐसी डंडी जैसा, ठीक है। ये क्या है, ये जो है, तो ये है आपका इटली। फाइन, ये आपका इटली है। जिससे अगर आप इटली को इधर समझ लोगे ना, थोड़ा सा मैं आपको जूम इन में बता दूं, तो जूम इन में क्या होता है, ये जर्मनी है ना, अगर ऊपर वाला ये जर्मनी है, जर्मनी के बाद में ये जो मेडिटेरेनियन सी है, ये वाला पार्ट पानी वाला ब्लू कलर में, और उसके वहां पे आपको इटली ये देखने को मिलेगा, ठीक है। ये है इटली, समझ में आया। तो ये इटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किसका पार्ट था, ये एक्सिस पावर का पार्ट था। तो ये इटली है, ठीक है, ध्यान रहेगा इटली। वर्ल्ड, मैंने आपको थोड़ा यूरोप के मैप पे जूम इन कर दिया। बाकी वर्ल्ड मैप पे अगर लोकेट लेवल आइडेंटिफिकेशन के लिए आता है तो ध्यान रखना, लोकेट लेवल और आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर आता है तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, ये जर्मनी हो गया, जर्मनी, और जर्मनी के नीचे यहाँ पे ये इटली हो गया। और तीसरा पावर जो था जापान, वो इधर दूर बैठा था समुद्र में, ठीक है। तो जापान जो है तीसरा पावर है। फाइन, इसे अगर हम वर्ल्ड मैप पे देखें तो ये हमारा हो गया इटली, प्लॉट कर लो, चलो इटली हो गया, ये ऊपर हो गया जर्मनी, ठीक है। जर्मनी, इटली, इटली, जर्मनी, और यहां पे आप जैसे देखेंगे तो जापान, ठीक है। जर्मनी, इटली, जापान, क्लियर हुआ। जर्मनी, इटली और जापान, ये तीन एक्सिस पावर ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, एक्सिस, और दूसरी टीम अलाइड्स की। तो वो ये अलाइड वाली टीम तो जीतने वाली थी, तो इन्हें लगा हम क्यों टीम बदले, हम तो जीत जाते हैं। ऐसा होता है ना जब आप क्रिकेट खेलने जाते हैं, अगर आपकी कोई सी विनिंग टीम है तो आप विनिंग टीम को छेड़ते नहीं है। तो उन्होंने सोचा अपन तो जीते थे, अपन तो वही रहेंगे। तो उसी तरह से क्या है, विनिंग टीम वही की वही रहती है। एक यूएसए रहता है, ठीक है, दूसरा मतलब जो हमने अभी पहले लगाया था अलाइड पावर्स में, ये यूएसए। फाइन, यूएसए के बाद में ये यूनाइटेड किंगडम, मतलब यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड वाला। फाइन, और फिर ये फ्रांस जो है, तो ये फ्रांस वही का वही फ्रांस, ठीक है, ये फ्रांस हो गया, ये यूके हो गया। और ये जो रशिया था ना, उसी रशिया को जैसे आप देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो यूएसएसआर के नाम से जाने लगता है। आपने देख लिया था कि कैसे रेवोल्यूशन के बाद में उसे क्या यूएसएसआर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये यूएसएसआर, समझ में आया। तो अलाइड पावर्स वाली टीम जो थी वो एज इट इज थी, ज्यादा उसमें बदलाव नहीं आया। तो ये वाला जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इंसिडेंट है वो नाजिज्म से ज्यादा जुड़ा हुआ है, तो इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर की टीम्स वहां पे आएगी। एक बार फिर से अलाइड पावर लगवा दूं, ठीक है, मेरा मन मान जाएगा। यूएसए लगाना, ये लगाना आप क्या, यूनाइटेड किंगडम, ये लगा सॉरी, ठीक है, ये लगाना आप फ्रांस, ठीक है, ये लगाना फ्रांस। इसलिए बोलता हूं स्पेन कंफ्यूज कर देता है। ये फ्रांस, फ्रांस के बाद में ये हो गया आपका यूएसएसआर, यूएसएसआर, ठीक है। यूएसएसआर का फुल फॉर्म भी बता देना। एक और कमेंट क्वेश्चन, मतलब कमेंट सेक्शन में होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, एक्सिस पावर और अलाइड पावर्स का मैप प्लॉटिंग। किससे, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर में एक और चीज आएगी, ठीक है, दो चीजें आना है मैप पे प्लॉट करने के लिए। टेरिटरीज अंडर जर्मन एक्सपेंशन, नाजी पावर।
ठीक है। तो जर्मनी ने जब एक्सपैंड किया हिटलर के अंडर में, तो उसने किन किन टेरिटरीज पे कब्जा कर लिया था, ये एक पूछा जा सकता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको लोकेट लेवल करने को नहीं आएगा, ये आपको शेड करके दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताओ कि दिस वाज द कंट्री, दिस वाज द टेरिटरी और दिस वाज द एरिया, ठीक है, विच केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नाजी एक्सपेंशन ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर और विच केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिटलर ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में जब जर्मनी का एक्सपेंशन हुआ ना, हिटलर ने करा, तब उसने लेबनसरम के आइडिया के चलते कहां कहां अपने हाथ पैर फैला लिए थे, वो कंट्रीज कौन कौन सी थी उन्हें आपको आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। जर्मन एक्सपेंशन की चपेट में कौन कौन सी कंट्रीज आई, तो ऑस्ट्रिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, लुथीनिया, फ्रांस और बेल्जियम, इतनी कंट्रीज थी। अब इतनी कंट्रीज, ये देखो ये वाला जो मैप है आपकी बुक में, मैप ये नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर वाला जो चैप्टर है, उस चैप्टर का मैप है ये, ठीक है। तो उस चैप्टर के मैप को जिस अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा किधर किधर जर्मनी फैला था। तो ये जर्मनी ओरिजिनली येलो कलर का जर्मनी है, ठीक है। जर्मनी येलो कलर का था, लेकिन उसने आजू बाजू के कंट्रीज को मार पीट के लाल पीला हरा नीला कर दिया था। तो इसी कारण से देखो हरे पीले लाल नीले दिख रहे सारे। कहां कहां एक्सपेंशन किया उसने, देखो तो जर्मन एक्सपेंशन में क्या क्या आया था। सबसे पहले आप लिखेंगे ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया तो खुद बोल दिया था इंटीग्रेट करते हम, तो ये ऑस्ट्रिया तो इंटीग्रेटेड ही दिखाया जा रहा है, यहां ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया इंटीग्रेटेड ही दिखाया जा रहा है, ठीक है। फिर क्या है पोलैंड, तो पोलैंड कहां है, तो ये वाला पार्ट पोलैंड का था, पोलैंड पे जर्मन एक्सपेंशन हुआ। चेकोस्लोवाकिया, तो ये स्लोवाकिया का मैप में आपको स्टूडेंट लैंड वाला एरिया देखने को मिलता है ना, तो वहां पे चेकोस्लोवाकिया में जर्मन एक्सपेंशन हुआ, ठीक है। चेकोस्लोवाकिया ये रहा। फिर क्या है डेनमार्क, तो अभी प्लॉट करवाऊंगा और अच्छे से, तो ये देखो ये ऊपर डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क में भी जर्मनी का एक्सपेंशन हुआ था, ये ग्रीन कलर टेरिटरीज अंडर जर्मन ऑक्यूपेशन, ये दिखा रहे हैं, ठीक है। डेनमार्क हो गया। लुथीनिया, तो यहाँ पे पोलैंड के ऊपर लुथीनिया, लुथीनिया के बाद में जैसे यूएसएसआर, यूक्रेन, एस्टोनिया, सब जगह एक्सपेंशन हुआ था, ठीक है, जर्मनी का अंडर द हिटलर। तो लुथीनिया हो गया। फिर फ्रांस के ऊपर पूरा कब्जा करके बैठ गए थे, फ्रांस के बाद में बेल्जियम को भी कब्जा कर लिया था, नीदरलैंड पे भी कब्जा कर लिया था। तो ये वो टेरिटरीज है जहां पे जर्मन एक्सपेंशन हुआ था ड्यूरिंग दी नाजी पावर, ठीक है। ये मैप पे दे दी जाएगी और आप शेड कर दी जाएगी और आइडेंटिफिकेशन के लिए पूछ लिया जाएगा, बनेगा, ठीक है। तो यही अगर मैप पे हम देखें एक बार यूरोप के मैप पे, तो ये जर्मनी था अगर, तो उसने ऑस्ट्रिया पे एक्सपेंशन किया, ठीक है, मतलब सॉरी ये जर्मनी था तो जर्मनी ने क्या किया, ये ऑस्ट्रिया वाले पार्ट पे एक्सपेंशन किया, जैसे आप देखेंगे। फिर इसमें यहाँ पे स्लोवाकिया वगैरह निकल के आ गया था, यहाँ डेनमार्क पे एक्सपेंशन कर लिया, ठीक है। यहाँ ये जो पोलैंड वाला एरिया था, यहाँ लुथीनिया वाला एरिया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये वाला मैप जो, इस मैप को अच्छे से पढ़ लेना, ग्रीन ग्रीन कलर जो इसे देख लेना, तो ध्यान रहेगा आपको, फाइन। क्योंकि ये मैप एट टाइम्स क्या हो जाएगा, अगर जैसे मान लीजिए शेड करके दे दिया बस एरिया और पूछ लिया, तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये डेनमार्क है, ठीक है। आपको ध्यान रखना होगा कि ये पोलैंड है, ठीक है। कर लो प्लॉट, ये लुथीनिया है, ये लुथीनिया की स्पेलिंग क्या है, LI, सॉरी, ठीक है। ये लुथीनिया हो गया, ठीक है, लुथीनिया हो गया। लुथीनिया के बाद में लुथीनिया पोलैंड, लुथीनिया पोलैंड के बाद में आपका कह सकते हैं ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के बाद में स्टूडेंट वाला चेकोस्लोवाकिया, ठीक। इन सारे एरियाज पे जर्मन एक्सपेंशन हुआ था। चेकोस्लोवाकिया हो गया और ये हो गया आपका पोलैंड, नहीं पोलैंड नहीं, ये ऑस्ट्रिया वाला पार्ट है, ठीक है। वो जो ग्रीन कलर में शेडेड पार्ट है ना, इसे ध्यान रखना, ये मतलब जैसे ऑस्ट्रिया तो येलो है, खैर क्योंकि येलो क्यों है ऑस्ट्रिया, क्योंकि उसका ग्रेटर जर्मनी का पार्ट हो गया था और जो पावर्स कोऑपरेट कर रही थी, जैसे स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, उन्होंने बोला हम तो शांत थे, तो हिटलर हमारे ऊपर भी कब्जा कर लेगा, तो ये तो कोऑपरेट करने वाली पावर्स थी। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद क्या बचा है, डेनमार्क भी हो गया, लुथीनिया हो गया, फ्रांस और बेल्जियम, तो ये बेल्जियम, ठीक है, और ये फ्रांस, इन सब पे कब्जा कर लिया था। फ्रांस को खून के आंसू रुला दिए थे, किसने, हिटलर ने, फाइन। तो ये आपका हो गया बेल्जियम और ये हो गया फ्रांस। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। सो दिस इज द स्टोरी, ये स्टोरी रही किसकी, टेरिटरीज अंडर जर्मन एक्सपेंशन, नाजी पावर वाली। तो अब ये आपके हिस्ट्री के मैप वर्क जो है, ठीक है, हिस्ट्री के मैप वर्क कंप्लीट हो गए हैं। आगे समझ में, तो हिस्ट्री में 2 चैप्टर में से क्या क्या मैप वर्क आना है वो मैंने आपको प्लॉट करवा दिया। फीलिंग कॉन्फिडेंट, वही पढ़ना, वही ध्यान रखना अच्छे से, उससे बाहर नहीं आता है नॉर्मली। अब जैसे आप बोर्ड एग्जाम में रहते तो मैं एकदम सीना ठोक के बोलता, लेकिन अब क्या है, स्कूल लेवल पे कभी कभी टीचर्स थोड़े से कह सकते हैं कि ट्विस्ट कर देते हैं चीजों को, तो वो डील करना फिर, ठीक है, उतना आपको सीखना पड़ेगा। अगली चीज क्या है, अब आता है रिवर्स का ड्रेनेज चैप्टर जो है, तो ये हो सकता है आपके स्कूल में फाइनल एग्जाम में ना आए, क्योंकि सीबीएसई ने बोला कि ड्रेनेज चैप्टर सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में पूछना भैया, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा, ड्रेनेज चैप्टर जो है तो ये उस चीज के लिए जरूर आएगा, किस चीज के लिए, मैप वर्क के लिए आएगा फाइनल एग्जाम में। और मैप वर्क में भी उसका आइडेंटिफिकेशन आना है, मतलब आइडेंटिफिकेशन किस चीज का करना होगा आपको, रिवर्स वगैरह का। तो रिवर्स वगैरह की अगर हम बात करें, तो देखो कौन कौन सी रिवर्स बताई गई है, हिमालयन रिवर सिस्टम, मतलब वो सारी रिवर्स जो हिमालय से ओरिजिनेट होती है। हिमालय यहाँ पे है, हिमालय से कौन कौन सी रिवर्स ओरिजिनेट हो रही है, तो सबसे पहले बताया गंगा,
ठीक है। तो ये गंगा रिवर जो है, गंगा रिवर जो है आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकती है। अगर एक रिवर ऐसी प्लॉट कर दी जाए मैप पे और पूछ ले जाए आइडेंटिफाई दी रिवर, ठीक है, ऑन दी पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, ठीक है, आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, तो आप क्या लिखेंगे कि ये रिवर है आपकी गंगा, ठीक है, द गंगेस, गंगा हो गया। अब गंगा के बाद में फिर क्या है, यही हिमालय से जैसे अगर आप निकलो देखोगे तो मानसरोवर के पास से एक और रिवर निकल के जाती है और इस तरह से अरेबियन सी में डुबकी लगाती है। ये रिवर भी आपको अगर प्लॉट कर दी जाए, मतलब मैंने खैर ज्यादा अफगानिस्तान तक निकाल दी उसे, तो ये कहां से जाती है, ये जाती है, ये जो रिवर है हमारी, ठीक है, ये हमारी है, सब हमारा है क्योंकि हमारे यहां से जा रही है, ठीक है, इंडस रिवर है, फाइन, ये इंडस, द इंडस, ये कौन सी हो गई आपकी, द इंडस रिवर, द इंडस रिवर हो गया। तो द इंडस, द गंगेस, द इंडस, द गंगेस, उसके बाद में दी सतलज, दी सतलज, ठीक है। तो अब सतलज रिवर आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगी। तो जैसे इंडस हो गया, झेलम, चेनाब, रावी, ब्याज, ठीक है, तो यहाँ पे सतलज रिवर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, ये सतलज रिवर आपको देखने को मिल जाएगी जो अल्टीमेटली जाके किस में मिलती है, इंडस रिवर में जाके मिलती है, ठीक है। तो जो 5 ट्रिब्यूटरीज है, इसका मैप भी आपको कहां मिलेगा, इसका मैप भी आपको मिलेगा जो ड्रेनेज चैप्टर का वो है, बुक लगाया क्या मैंने, नहीं लगाया, ड्रेनेज चैप्टर की जो बुक है, ड्रेनेज चैप्टर का मतलब बुक में जो ड्रेनेज चैप्टर है वहां पे आपको मैप मिल जाएगा। ये हो गया आपका सतलज, ठीक है। तो सतलज रिवर जो है, तो 5 जो ट्रिब्यूटरीज है इंडस रिवर की, उनमें जाके आपको सतलज भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका सतलज रिवर, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकती है, ध्यान रखना क्योंकि लिखा है क्लियरली, रिवर जो है ड्रेनेज चैप्टर से आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगी। तो इंडस, गंगेस और सतलज, ये 3 हिमालयन रिवर्स है क्योंकि हिमालय से ओरिजिनेट हो रही है, साल भर बहती है, ठीक है, पेरिनियल है, ये सीजनल नहीं है। अब पेनिनसुला रिवर्स की अगर बात करें तो पेनिनसुला रिवर जो है, प्लॉट करते चल रहे हो ना साथ में, क्योंकि मैं मिटाते जा रहा हूं, प्लॉट करते चलना साथ में। तो अब जैसे अगर हम बात करें किस चीज की, पेनिनसुला रिवर्स की, तो पेनिनसुला रिवर्स में आपको क्या ध्यान रखना होगा, पेनिनसुला रिवर्स में आपको यह ध्यान रखना होगा कि नर्मदा, तापी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ये 5 और 6 रिवर है, ठीक है। तो इन 6 रिवर्स को वो प्लॉट कर देंगे, आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो सबसे पहले जैसे क्या लिखा है, नर्मदा, नर्मदा क्या है, अगर मध्य प्रदेश के बीचों बीच से कोई सी नदी जा रही है ऐसे, ठीक है, तो ध्यान रखना बीचों बीच से जो नदी जा रही है, अगर वो आइडेंटिफिकेशन के लिए पूछी जाए कि आइडेंटिफाई दी मैप, ठीक है, आइडेंटिफाई दी रिवर ऑन दी पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, तो आप क्या ध्यान रखोगे, अब वो पॉलिटिकल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, उसमें हो सकता है कि स्टेट्स डिवाइड करके ना दे, तो आप आइडेंटिफाई तो कर लोगे ना, मध्य प्रदेश के बीचों बीच से जो जा रही है वो है नर्मदा, ठीक है। ये हो गया आपका नर्मदा रिवर। नर्मदा के बाद में जैसे क्या है, तापी, तो अब ये नर्मदा के पैरेलल नीचे से जो जा रही है, ठीक है, और नर्मदा से थोड़ी छोटी है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। ये जो है आपकी रिवर, ये वाली रिवर जो है आपकी, ये कौन सी रिवर है, ये है आपकी तापी, ठीक है, तापी रिवर, दी तापी रिवर, समझ में आया, दी तापी। तापी रिवर के बाद में फिर क्या है, कावेरी। अब कावेरी रिवर कहां लगाओगे आप, तो देखो कावेरी रिवर की कहानी सीधी सी है, कावेरी रिवर की कहानी सीधी सी क्या है कि आपको GKK ये कोड वर्ड याद रखना है। तो जैसे आप देखेंगे महाराष्ट्र से गोदावरी ओरिजिनेट होती है, ठीक है, गोदावरी के अंदर कृष्णा ओरिजिनेट होती है, कृष्णा के बाद में जैसे अगर आप देखोगे तो एक रिवर जो यहां ओरिजिनेट हो रही है कर्नाटका में, वो है कावेरी, ठीक है। तो सबसे नीचे वाली कावेरी, और कावेरी वाटर डिस्प्यूट आप सुनते रहते हैं ना, कावेरी वाटर डिस्प्यूट किस किस के बीच में, तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु वाले लड़ते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, यहां पे आपने लगा दिया कावेरी, ठीक है, कावेरी लगाया, मतलब सीक्वेंस ऊपर नीचे है लेकिन आप ध्यान रख लेना, कावेरी, कावेरी इन द सेंस, कावेरी के बाद में हम लगा लेते हैं कृष्णा। ये कृष्णा रिवर जो है आपकी महाराष्ट्र में ओरिजिनेट होती है, ठीक है, महाराष्ट्र में ओरिजिनेट होती है, और जैसे आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश वगैरह में डेल्टा बनाते हुए ड्रेन कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप गोदावरी के बाद में मतलब कावेरी हो गई, कावेरी के बाद में कृष्णा, कृष्णा रिवर, ठीक है। तो यहाँ पे कृष्णा, ध्यान रखना GKK ये कोडवर्ड ध्यान रखना, GKK। तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, कावेरी नीचे, कृष्णा ऊपर है, मतलब कृष्णा तीनों के सीक्वेंस में बीच वाली कृष्णा है, ठीक, ऐसे ध्यान रख लेना। कृष्णा हो गया, और कृष्णा के बाद में ये वाली जो रिवर है ये आपकी गोदावरी। अब एक रिवर और लिखी है, तो आपने 5 रिवर लगा ली, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये 5 आपकी पेनिनसुला रिवर हो गई, ठीक है। पेनिनसुला रिवर मोस्टली क्या होती है, सीजनल इन नेचर होती है, क्योंकि बारिश से पानी मिलता है और वही पानी बहता रहता है साल भर। एक और है, वो है महानदी। महानदी रिवर जो है ना, तो हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़ में ओरिजिनेट होकर कहां ड्रेन कर जाती है, ओडिशा में डेल्टा बना के ड्रेन कर जाती है, ठीक है, ओडिशा में डेल्टा बना के ड्रेन कर जाती है। तो यहां पे जैसे अगर आप देखोगे ये वाली जो आपकी रिवर है, ठीक, ये वाली जो रिवर है आपकी, ये है महानदी, महानदी, ठीक है। तो ये महानदी भी आपने लगा लिया। अब जरा अच्छे से एक बार देख लो, प्लॉट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो लगना है वो ले लो, बाकी सारी चीजें प्लॉट कर लो। तो नर्मदा हो गया, तापी हो गया,
ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हो गई और महानदी हो गई। ये 5 और एक 6 पेनिनसुलर रिवर्स हैं जो आपको मैप में पूछी जा सकती है आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है, ड्रेनेज चैप्टर से लगाया। अब इसके बाद अगला देखें तो अगला आता है लेक्स, ठीक है। अब लेक्स की क्या कहानी देखो, मिटा दो ना ये लेक्स जो है, तो लेक्स आपसे 4 लेक्स पूछे जाएंगे, ठीक है। 4 लेक्स क्यों पूछे जाएंगे, अब क्योंकि मन है उनका, तो ये 4 लेक्स कौन कौन से ये भी ध्यान रखो। 4 लेक्स जो है तो इसमें वुलर लेक, पुलिकट लेक, सांबर लेक और चिलिका लेक, ये 4 लेक पूछे जाएंगे। अब ये चारों लेक कहां कहां है आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे वुलर, तो वुलर लेक आपको झेलम रिवर पे देखने को मिलेगा, ठीक है। वुलर लेक आपको झेलम रिवर पे देखने को मिलेगा, कहां पे, कश्मीर में। तो ये वुलर लेक हो गया। हो सकता है आप में से कुछ लोग घूमने भी गए हो, तो ये आपका वुलर लेक हो गया, वुलर लेक, ठीक है। वुलर लेक के बाद में क्या है, पुलिकट। पुलिकट कहां पे है, तो पुलिकट लेक जो है आप ये आप लगाएंगे बॉर्डर पे, किसकी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की। फाइन, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पे आपको एक सॉल्ट वाटर लेक मिलेगा जिसका नाम है पुलिकट। फाइन, पुलिकट स्ट्रेच होता है आंध्र प्रदेश से पूरा का पूरा तमिलनाडु की बॉर्डर तक, तो ये पुलिकट हो गया। पुलिकट के बाद में सांबर लेक, तो सांबर लेक जो है सॉल्ट वाटर लेक कहां पे, राजस्थान में, ये सांबर लेक लगाया है यहाँ पे। लेक्स भी ध्यान रखना, ड्रेनेज चैप्टर जो है, ड्रेनेज चैप्टर का हो सकता है आपको स्कूल में जैसे यूनिट टेस्ट में ही आया हो, आपने उतने ध्यान से पढ़ा नहीं, लेकिन इसका फाइनल एग्जाम में मैप वर्क आएगा सीबीएसई के अकॉर्डिंग। अब आपके स्कूल, एक डिस्क्लेमर और दे दे रहा हूं, तो यही पढ़ के चले जाओ पूरा। स्कूल लेवल पे स्कूल टीचर अगर क्लास 9, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नहीं, तो अगर कुछ चेंजेस करते भी है ना, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, उसको थोड़ा ध्यान रखना। तो अब जैसे अगर हम यहां बात कर रहे हैं, तो यहां क्या है, लेक्स में वुलर हो गया, पुलिकट हो गया, सांबर हो गया, चिलिका हो गया। तो पुलिकट लगा लिया हमने, वुलर लगा लिया, ये हमने लगा लिया सांबर लेक, ठीक है, ये हो गया आपका सांबर लेक। अब एक और लेक कौन सा लगाना है आपको, चिलिका। तो ये देखो यहाँ पे एक दिख रहा है कटआउट, ओडिशा में महानदी रिवर का डेल्टा जो है ना, महानदी रिवर छत्तीसगढ़ से अभी लगाई हमने, आती है और इधर डेल्टा बनाती है। तो ये महानदी रिवर के माउथ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, महानदी रिवर के माउथ पे आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा लेक है हमारा, चिलिका लेक। फाइन, सब बन गया, चीले बन गए हैं, सांबार बन गया है, बस खाने की तैयारी है। अब चिलिका हो गया, प्लॉट किया, प्लॉट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींच लो, जो करना है, ठीक है। आंखों में नागिन की तरह ऐसे क्लिक करना, वो कर लो, लेकिन ध्यान रखना गलती मत करना। इनमें 4 लेक्स हैं, सिंपल से, ठीक है, वुलर, सांबार, चिलिका, पुलिकेट, ठीक है। तो ये चारों लेक्स हमने प्लॉट कर लिए। अब ड्रेनेज चैप्टर से इतना ही है, तो ड्रेनेज चैप्टर की कहानी यहाँ पे क्या होती है, समाप्त होती है। ड्रेनेज चैप्टर की कहानी यहाँ पे होती है समाप्त। फाइन, ड्रेनेज चैप्टर की कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। तो उसमें आपने हिमालयन रिवर सिस्टम, पेनिनसुलर रिवर्स, लेक्स, ये सारी चीजें लगा लिए। अब अगला चैप्टर जो है क्लाइमेट, सबका प्यारा चहीता क्लाइमेट चैप्टर जो है, क्लाइमेट चैप्टर में क्या आने वाला, मैप वर्क। मतलब उन्होंने बोला कि हमने पहले इतना परेशान कर लिया, मैप वर्क में ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैप वर्क जो है क्लाइमेट चैप्टर का गिना चुना है, छोटा सा है, उसे समझ लो क्या है। तो क्लाइमेट चैप्टर का मैप वर्क ये दिया, देखो, एरियाज रिसीविंग रेनफॉल लेस देन 20 सेंटीमीटर एंड ओवर 400 सेंटीमीटर। तो इंडिया में कौन कौन से एरियाज हैं जो 20 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल रिसीव कर रहे हैं और 400 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल रिसीव कर रहे हैं, वो आपको एरियाज यहां पे आइडेंटिफाई करना है। तो अब ये जो मैप है ना आपके, इन मैप में भी जैसे अगर आप देखेंगे तो स्पेसिफिकली ये क्या है, सीजनल रेनफॉल और ये एनुअल रेनफॉल। तो एनुअल रेनफॉल वाले उसमें देखेंगे तो 0 से 20 सेंटीमीटर वाला जो सबसे लाइट कलर है, सबसे लाइट कलर आपको कहां देखने को मिल रहा है, इधर वेस्टर्न राजस्थान में और लद्दाख वाले रीजन में देखने को मिल रहा है। तो 20 और लेस देन 20 में 2 एरियाज है, और मोर देन 400 अबव 400 में क्या है, ये वाला पूरा एरिया, जैसे एक वेस्टर्न घाट हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हो गए, ये मेघालय प्लेटू वगैरह, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है। तो ये जो एरियाज हैं, इन एरियाज में एनुअल रेनफॉल अगर आप बात करोगे, एवरेज एनुअल रेनफॉल, तो वो मोर देन 200 रेनफॉल, मोर देन 400 सेंटीमीटर रेनफॉल जो है, अबव 400 सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव करते हैं ये एरियाज। समझ में आई मेरी बात? तो ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, प्लॉट करना है। तो एरियाज रिसीविंग रेनफॉल लेस देन 20 सेंटीमीटर एंड ओवर 400 सेंटीमीटर, बोथ दी थिंग्स आर गिवन इन दीज मैप्स। और आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा ये, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ओनली दिया गया है। तो कैसा क्वेश्चन बनेगा, देखो क्वेश्चन ऐसा बनेगा ये, ठीक है, उन्होंने ये एरिया शेड कर दिया, आइडेंटिफाई द एरिया, ठीक है, आइडेंटिफाई द एरिया, ठीक है, व्हिच रिसीव्स लेस देन 20 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल, ठीक है। तो आप यहां पे क्या करेंगे, लेस देन 20 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल में कौन सा एरिया ये, तो एरिया में आपको बताते चलता हूं। एक लद्दाख वाला ध्यान रखना, ठीक है, एक लद्दाख वाला ध्यान रखना, फिर उसके बाद में क्या है, थार डेजर्ट ध्यान रख लेना, ये भी लेस देन 20 सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। थार डेजर्ट करके पूछ लेंगे, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि वेस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान, एक्सट्रीम वेस्ट ऑफ राजस्थान, दीज आर द एरियाज व्हिच रिसीव्स लेस देन 20 सेंटीमीटर रेनफॉल। अब मोर देन 400 सेंटीमीटर रेनफॉल में क्या जाएगा, 400 और मोर देन 400 सेंटीमीटर में, तो ध्यान रखना उसमें आपका ये कि वेस्टर्न घाट वाला पूरा स्ट्रेच आ जाएगा, ठीक है, वेस्टर्न घाट,
वेस्टर्न घाट वाला स्ट्रेच आ जाएगा, और उसके बाद में ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वाला पार्ट है, फाइन, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। तो ये जो एरियाज हैं, दीज आर द एरियाज व्हिच रिसीव्स रेनफॉल मोर देन 400 सेंटीमीटर। 400 सेंटीमीटर वाले में येलो कलर से बॉक्स बना देता हूं मैं, ये 400 सेंटीमीटर वाले हैं, ठीक है, और ये जो रेड कलर में बिना बॉक्स के घूम रहे हैं वो लेस देन 20 सेंटीमीटर वाले हैं, ठीक है। तो मैप पे ध्यान रखना, ये वाले मैप को थोड़ा निहार लेना। कौन से वाले मैप को? ये वाला जो मैप है आपकी बुक में, ठीक है, ये देख लिया, प्लॉट कर लिया, फाइन। अब ये देख लिया, प्लॉट कर लिया, तो ये वाला जो मैप है आपका, ये वाला, इसे निहार लेना, तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि मोर देन 400 और लेस देन 20 वाले में क्या क्या है। क्लियर हुआ? ये कहानी पड़ गई। अब आगे देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ओनली के लिए क्या है। अब अगला चैप्टर जो आपका नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यहां पे आप क्या पढ़ेंगे? तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ में आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखना होगी, मतलब वो ये नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ये तो है ही है, साथ ही साथ आपको वेजिटेशन टाइप की भी एक चीजें ध्यान रखना होगी। अगेन ये वेजिटेशन टाइप जो है, तो ये वाला जो मैप है आपकी बुक का, ये वाला मैप आपकी मदद करेगा। जो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन आपने पढ़े ना थ्योरी में, तो कौन कौन से? ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, डेसिडियस है, माउंटेन फॉरेस्ट है, माउंटेन वेजिटेशन, उसके अलावा भी जैसे आप देखेंगे तो एरिड और जो थ्रोनी वेजिटेशन वाला पार्ट है, तो सारे मैंग्रोव वेजिटेशन हो गया। तो सारे अलग अलग वेजिटेशन जो है वो इस इंडियन पॉलिटिकल मैप पे शेड करके दे सकते हैं आपको, और आपसे आइडेंटिफिकेशन के लिए पूछ लिया जाए। तो जैसे अगर मैं आपके साथ एक बार प्रैक्टिस कर लेता हूं, फिर आप मैप से ही देख लेना। प्रैक्टिस अगर हम करें तो माउंटेन वेजिटेशन हमें पता है कहां आएगा, ये वाला जो पूरा पार्ट रहेगा ये माउंटेन वेजिटेशन का रहेगा, फाइन, ये वाला जो पूरा पार्ट रहेगा ये माउंटेन वेजिटेशन का रहेगा, ये माउंटेन वेजिटेशन वाला पार्ट रहेगा, फाइन, ये माउंटेन वेजिटेशन हो गया। क्यों? क्योंकि ये पूरा माउंटेनियस एरियाज है, हिमालयास, यहां माउंटेन वेजिटेशन हो गया, तो आप ये लगा सकते हैं इस पे क्या, माउंटेन वेजिटेशन। 1 2 3 कर दूं क्या? 1 2 3 4 5, तो ये 4 वाला पार्ट जो है आपका ये माउंटेन वेजिटेशन का है। प्लॉट कर लिया, ठीक है। अब यही चीज आप मैप पे भी देख लो, ये ग्रीन दिख रहा ना, ये वाला कलर माउंटेन वेजिटेशन के लिए है। क्लियर हुआ? अगला क्या है? ट्रॉपिकल, मतलब ये नीचे से चालू कर दिया, जिधर से भी चालू हो रहा है, लेकिन मैं समझाते चल रहा हूं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें तो एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां होता है, कहां प्लॉट करोगे आप? जहां बारिश खूब होती है। कहां बारिश खूब होती है? तो अभी प्लॉट किया जस्ट हमने कि वेस्टर्न घाट में खूब बारिश होती है, तो वेस्टर्न घाट में तो रहेगा ही रहेगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो एक स्ट्रेच जो है, अब ये शेड कर दिया, शेड करके पूछ लिया विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज दिस, विच टाइप ऑफ वेजिटेशन इज दिस। समझ में आ रहा है सवाल कैसा आएगा? विच टाइप ऑफ वेजिटेशन इज दिस। तो आपको ध्यान रखना है कि हाँ, वेस्टर्न घाट पे जो वेजिटेशन है, वेस्टर्न घाट पे जो वेजिटेशन है, ये दिख रहा है हमें पूरा वेस्टर्न घाट पे। वेस्टर्न घाट पे जो वेजिटेशन होगा हमारा, वो कौन सा होगा? ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन होगा, ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो? 5 नंबर, 5 नहीं, फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट नंबर जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन वाला जो फॉरेस्ट है वो यहां आ गया, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो है, तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कहां पाए जाएंगे? तो डेसिडियस में ड्राई और मॉइस्ट दोनों को एक साथ जोड़ के बताया। तो कंट्री का मेजर पार्ट जो है वो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में गया हुआ है, ठीक है। तो ये देखो, ये वाला जो कंट्री का पूरा मेजर पार्ट दिख रहा है ना आपको, ठीक है, ये वाला जो पूरा मेजर पार्ट दिख रहा है आपको, ये आपको क्या, ये क्या कहलाएगा? ट्रॉपिकल डेसिडियस, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हो गया आपका। तो कंट्री का ये पूरा पार्ट जो है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। क्लियर हुआ? ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हो गया। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बाद में अगली चीज क्या है? थॉर्न फॉरेस्ट, ठीक है। तो थॉर्न फॉरेस्ट मतलब क्या है? कांटे वाला। ये थर्ड लगा दे हम यहां, जैसे आप देखोगे तो ये ट्रॉपिकल डेसिडियस पूरा सेंट्रल पार्ट, जो बचेगा ना वो सारा ट्रॉपिकल डेसिडियस कर देना। सिंपल सी चीज है, जो बचेगा वो ट्रॉपिकल डेसिडियस कर देना। एवरग्रीन में एक पार्ट रहेगा, और हमारा एवरग्रीन में जैसे आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट में भी खूब बारिश होती है, नॉर्थ ईस्ट में भी खूब बारिश होती है ना, तो वो भी एवरग्रीन ही कहलाएगा। जहां बारिश ज्यादा होगी वहां एवरग्रीन रहेगा, तो ये भी 1 वाला पार्ट हो गया। ट्रॉपिकल एवरग्रीन भी क्या रहेगा? ट्रॉपिक, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो रहेंगे वहां पे जो वेजिटेशन रहेगा वो भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन रहेगा। समझ में आ रहा है? इस मैप के साथ में कनेक्ट करते चलना। अब क्या है, ये बीच में ये क्या दिया है सर? एक कलर क्यों दिया है? और ठीक है, और ये वाला कलर और ये वाला कलर सिमिलर है दोनों। तो सिमिलरिटी क्यों है पता है? क्योंकि जैसे अगर आप यहां देखोगे किधर, हाँ, जैसे अगर आप ये वाला पार्ट देखोगे तो ये कौन सा एरिया है? ये वो एरिया जहां बारिश कम होती है। तो यहाँ पे थॉर्नी फॉरेस्ट जो है ना, तो यहाँ पे थॉर्नी फॉरेस्ट, बुशेस वगैरह जो उस तरह का वेजिटेशन मिलेगा। और ये बीच में एक शकला का बुम क्यों बनाया है यहाँ पे? तो इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि ये वेस्टर्न घाट का रेन शेडो एरिया है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट का रेन शेडो एरिया जो है, तो यहाँ पे बारिश कम होगी, तो यहाँ पे भी कैसा वेजिटेशन मिलेगा आपको? ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट जो है वो मिलेंगे, ठीक है। तो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट जो है, ठीक है, बुशेस वगैरह जो है वो यहाँ पे भी मिलेगा आपको पेनिनसुला पार्ट में। तो ये रेन शेडो एरिया है ना, क्योंकि इतना, तो इस तरह से ये वाला जो पार्ट है, ये वाला
तो हम क्या कर सकते हैं, थॉर्नी वेजिटेशन में लगा सकते हैं, यहाँ पे थॉर्नी वेजिटेशन लगा सकते हैं, थॉर्नी फॉरेस्ट लगा सकते हैं। थॉर्नी फॉरेस्ट का नंबर कितना है, 1 2 3 3। अब सेकंड वाला मैंने बता ही दिया, जो देश में बची हुई जगह है पूरी, ये बची हुई पूरी जगह है वो डेसिडियस फॉरेस्ट में आई जाएंगी। अब बचा क्या है, मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट में कंफ्यूज हो सकते हो, उसके लिए एक बार सब कुछ साफ करके मैं अच्छे से समझा देता हूं। देखो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है ना, अगर मान लो आपको पॉलिटिकल मैप पे और मोस्ट ऑफ द टाइम वेजिटेशन वगैरह पूछा जाएगा तो फिजिकल मैप पे ही पूछा जाएगा। अगर आपको यहां पे एक पैच दे दिया ऐसा, ठीक है, ये यहां पे एक पैच दे दिया, यहां पे एक पैच दे दिया, तो ये पैच में अगर आपको ऐसे हल्का सा पैच वर्क करके पूछ लिया विच टाइप ऑफ वेजिटेशन इज दिस, कोई सा भी एक वेजिटेशन पूछ लिया, तो आप बोलोगे इतने छोटे एरिया में कौन सा वेजिटेशन पाया जाता है, तो मैंग्रोव। क्यों, क्योंकि जहां पे क्या होता है, मड और सिल्ट डिपॉजिट होती है, कोस्टल एरियाज पे आपको मैंग्रोव वेजिटेशन देखने को मिलते हैं, ध्यान है, ठीक है। तो कोस्टल एरिया जैसे महानदी रिवर का डेल्टा हो गया, सुंदरबन डेल्टा हो गया, तो इन कोस्टल एरियाज पे जहां रिवर्स अपना डिपॉजिट कर रही है क्या सारा मड और सिल्ट, वहां पे आपको मैंग्रोव वेजिटेशन मिलेगा। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये मैंग्रोव वेजिटेशन हो गया, समझ में आया। तो मैंग्रोव वेजिटेशन ये कोस्टल एरिया पे ही है। और एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, बड़ा लल्लन टॉप है, क्या कि ये ईस्टर्न मार्जिन पे ही, मतलब ईस्टर्न कोस्टल लाइन पे ही आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट क्यों दिखने को मिल रहा है? वेस्टर्न कोस्टल लाइन पे भी तो, ये भी तो कोस्टल लाइन है सर पूरी, इस वेस्टर्न कोस्टल लाइन पे मैंग्रोव वेजिटेशन क्यों नहीं है? ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एक और कमेंट सेक्शन का होमवर्क दिया है, अच्छा क्वेश्चन है, सेंसिबल क्वेश्चन है, जिसने कंसेप्ट पढ़ा है उन्हें समझ में आएगा। ठीक है, तो एक हिंट दे देता हूं मैं, क्या कि ये नहीं, हिंट नहीं दे रहा हूं इसमें, तो समझ में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे मैंग्रोव वेजिटेशन आपको ईस्टर्न कोस्ट पे रिवर के डेल्टास पे देखने को मिलता है। ठीक है, चलो, तो ये हमने क्या है, मैंग्रोव वेजिटेशन भी देख लिया। तो ये आप ध्यान रखना, मैंग्रोव वेजिटेशन जो है आपका यहाँ पे नंबर 5 जो है ये मैंग्रोव वेजिटेशन हो जाएगा। मैप पे प्लॉट कर रहे हो, समझते चल रहे हो ना, बुक का ये वाला मैप आपका क्या तकिए के नीचे रख के सोना है, तब ध्यान रहेगी सारी चीजें। अब इस चैप्टर से, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ वाले चैप्टर से आइडेंटिफिकेशन के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आएगी वो आएगी नेशनल पार्क। नेशनल पार्क के बाद में बर्ड सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज के बाद में क्या आएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, लोकेटिंग एंड लेबलिंग, तो यहाँ पे लोकेशन लेबल के लिए आ सकता है, मतलब वो आपको एक क्वेश्चन दे देंगे ऐसा कि नेशनल पार्क को लोकेट करो, लेबल करो। नेशनल पार्क का नाम क्या दे दिया, कॉर्बेट। तो अब क्या करना है आपको, आपको सीधा इंडिया के पॉलिटिकल मैप पे पेंसिल उठाना है, ढूंढना है किधर गया उत्तराखंड, उत्तराखंड में है कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो आपने यहाँ पे प्लॉट करा और नाम लिखा उसका। ठीक है, समझ में आया ना क्या करना है, लिखो। मैप में कंजूसी तो नहीं करिए, रख के बैठे हो ना मैप अपने पास, मैप में कंजूसी मत करना, मैप रखकर बैठना और प्लॉट करते चलो। ये हो गया आपका कॉर्बेट। कॉर्बेट नेशनल पार्क के बाद में क्या है, काजीरंगा, वन हॉर्न राइनोसोरस, ध्यान आया। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहां प्लॉट करोगे आप, काजीरंगा नेशनल पार्क या मेरे साथ प्लॉट करो जरा, असम में। ठीक है, ये हो गया आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। चलो आगे बढ़ते हैं, काजीरंगा हो गया, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क के बाद में देखते हैं रणथंबोर। रणथंबोर नेशनल पार्क कहां है भाई? ठीक है, तो रणथंबोर नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो रणथंबोर नेशनल पार्क जो है, नाम से समझ में आ रहा है, नाम में वजन है, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान, रणथंबोर, रणथंबोर राजस्थान। रणथंबोर नेशनल पार्क हो गया। शिवपुरी, शिवपुरी नेशनल पार्क जो है आपको कहां देखने को मिलेगा, शिवपुरी नेशनल पार्क आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में आपने क्या लगाया, शिवपुरी नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में शिवपुरी नेशनल पार्क। ये लोकेटिंग लेबलिंग के लिए आएगा, ध्यान रखना, आपसे कह दिया जाएगा क्या कि लोकेट एंड लेबल शिवपुरी नेशनल पार्क ऑन दी गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। तो फिर आपको लोकेट लेबल करना पड़ेगा, उसका नामकरण करना पड़ेगा कि हाँ ये है शिवपुरी। ठीक है, फिर क्या है, कान्हा नेशनल पार्क। तो मध्य प्रदेश में क्या आप लगाओगे, कान्हा, मोगली, देखा है आपने जंगल बुक, वो इसी पर बेस्ड है। तो यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क लगाया आपने, कान्हा नेशनल पार्क। उसके बाद में है सिमलीपाल, सिमलीपाल नेशनल पार्क लगाओ उड़ीसा में। ये जो आपका मैप है ना, इस मैप में आपको सब कुछ दिया हुआ है, तो ये मैप ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, ये मैप थोड़ा सा ध्यान रखना, इस मैप में आपको मिल जाएगी लगभग सारी चीजें। तो ये आपने क्या लगा लिया, सिमलीपाल उड़ीसा में। ठीक है, सिमलीपाल आपने उड़ीसा में, सिमलीपाल नेशनल पार्क। और अब आता है मानस। मानस कहां पे है, चलो अपने मन में जवाब दो, मन से जुड़े हो पता चल जाएगा मुझे। तो मानस जो है वो असम में, असम में 2 नेशनल पार्क ध्यान रखना, एक काजीरंगा, एक मानस। ठीक है, तो ये मानस हो गया, मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क भी हो गया। तो इस तरह से ये सारे नेशनल पार्क आपने जो है वो प्लॉट कर दिए। फाइन, इस तरह से आपने सारे नेशनल पार्क जो है उन्हें प्लॉट कर लिया। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं, अगली कहानी क्या है। तो कॉर्बेट, काजीरंगा, रणथंबोर, शिवपुरी, कान्हा, सिमलीपाल और मानस, ये सारे नेशनल पार्क जो आपने प्लॉट किए। अब बर्ड सेंचुरी पे आते हैं हम। फाइन, अब बर्ड सेंचुरी पे जब आते हैं तो बर्ड सेंचुरी में क्या है हमारे पास में, भरतपुर, रंगनाथित्तु। ठीक है, तो भरतपुर और रंगनाथित्तु ये आपने अच्छे से देख लिया ना। एक मिनट पीछे हो जाता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो, प्लॉट कर लो। कॉर्बेट, रणथंबोर, शिवपुरी, कान्हा, मानस, काजीरंगा, सिमलीपाल, इतने नेशनल पार्क जो है आपके सीबीएसई के सर्कुलर में मैप प्लॉटिंग के लिए दिए गए हैं।
ठीक है। वो ये वाला मैप देखोगे तो सिर चकरा जाएगा, इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क ये कर सकते हैं कि जो सीबीएसई ने दिया हम उन्हें प्लॉट करना सीख ले, कहां क्या है। क्लियर हुआ? फाइन। तो अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, बर्ड सेंचुरी। तो कुछ मतलब नेशनल पार्क भी हैं, कुछ नेशनल पार्क बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो जैसे उसमें एक क्या है, भरतपुर। अब आप मैप पे ढूंढोगे इधर भरतपुर कहां है, मिलेगा नहीं भरतपुर, ठीक है। तो ये जो कोलादेव घाना नेशनल पार्क है ना, कोलादेव घाना नेशनल पार्क जो कहां पे है, रणथंभौर के जस्ट ऊपर है। तो वही कोलादेव घाना नेशनल पार्क जो है उसी को भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसी को भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी। भरतपुर बर्ड सेंचुरी के बाद में जैसे आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी के बाद में रंगनाथित्तू, ठीक है। रंगनाथित्तू कहां पे है, तो रंगनाथित्तू जो बर्ड सेंचुरी है आपकी, वो रंगनाथित्तू बर्ड सेंचुरी आपको कहां देखने को मिलेगी, अजाना साउथ में, एकदम साउथ में। कहां पे, कर्नाटका में, ठीक है। तो रंगनाथित्तू जो है आपको साउथ में, यहाँ कर्नाटका में देखने को मिलेगी। रंगनाथित्तू साउथ में, कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका की बर्ड सेंचुरी है। फाइन, ये रंगनाथित्तू हो गया आपका। तो इस तरह से आपने भरतपुर, रंगनाथित्तू दोनों बर्ड सेंचुरीज जो है वो प्लॉट कर ली मैप पर। रंगनाथित्तू भी हो गया और भरतपुर भी हो गया। चलो, रंगनाथित्तू हो गया, भरतपुर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, तो ये दोनों बर्ड सेंचुरी ध्यान रखना। भरतपुर जो है तो ये मैप से अगर जाओगे तो कोलादेव घाना के नाम से है नेशनल पार्क, ठीक। अब आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, लास्ट क्लास 9th के मैप वर्क के लास्ट चीज को हम प्लॉट करें। ये अलग अलग मैप पे प्लॉट करो ना, उसमें पता लग रहा है सब उसमें गिचड़ पिचड़ कर दोगे और 15 मिनट बाद देखोगे तो गजनी की तरह फिर सिर घुमाओगे, बोलोगे हमें समझ ही नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि मैप थोड़ा ज्यादा लेकर बैठना, कि साफ सफाई से लिखो, साफ सफाई से प्लॉट करो, कि कल को जब रिवाइज करने बैठो तो खुद को याद आ जाए वो, ठीक। अब क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की अगर बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में देखो सरिस्का दिया है, मधुमलाई दिया है, राजाजी दिया है और दाचिंगम दिया है, ठीक है। तो ऊपर से स्टार्ट करें, दाचिंगम कहां पे है, दाचिंगम जिसे आप देखोगे तो यहां पे कश्मीर वाले पार्ट में, ठीक है। दाचिंगम हो गया। जम्मू एंड कश्मीर जब यूनाइटेड था तो उधर था, लद्दाख वाली टेरिटरी में। आई एम नॉट स्पेसिफिक ऑन दिस, लेकिन हम यहां प्लॉट करेंगे। तो यहां पे क्या है, दाचिंगम देख लो, ये दाचिंगम, मतलब कश्मीर बॉर्डर पे लगा दिया करो जब ऐसे कंफ्यूज रहो तो। आई गेस दाचिंगम पार्टीशन के बाद में जैसे यूटी बना दिया तो यही कहीं होना चाहिए दाचिंगम, ठीक है। ये दाचिंगम हो गया आपका। थोड़ा सा इसमें एक बार क्लैरिटी ले लेना, दाचिंगम, फाइन। दाचिंगम क्या हो गया, ये आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस होता है, तो नेशनल पार्क बड़े होते हैं व्हेन कंपेयर्ड विद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और नेशनल पार्क जो होते हैं दे आर स्पीशीज स्पेसिफिक। जैसे टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क होते हैं, ठीक है। लॉयंस को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग, वन हॉर्न राइनोसोरस को प्रोटेक्ट करने के लिए डेडिकेटेड कह सकते हैं स्पीशीज प्रोटेक्शन के लिए नेशनल पार्क्स होते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन जनरल वहां की पूरी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन दिया जाता है किसी एरिया को वहां की वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि रिलेटिवली छोटी होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जैसे दाचिंगम हो गया, ठीक है। दाचिंगम के बाद में क्या है, राजाजी। तो राजाजी कहां लगाओगे, जैसे आपने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लगाया था ना, उसके ऊपर राजाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। राजाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड में है। राजाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाद में अब क्या बचा है, मधुमलाई, ठीक है। मधुमलाई कहां लगाओगे, मधुमलाई जो है ना तो यहां पे एकदम तमिलनाडु की एकदम वेस्टर्न पॉइंट पे है, ठीक है। वो ऐसा लगता है मैप पे, इस मैप पे देख के ऐसा लगेगा आपको कि केरला में है, ठीक है। ये मधुमलाई केरला में नहीं है, वो तमिलनाडु के कोस्ट पे है, तमिलनाडु के एकदम वेस्टर्न कोस्ट पे है मधुमलाई। तब मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। मधुमलाई कोस्टल एरिया एकदम, ये मधुमलाई लगा लिया। मधुमलाई के बाद में क्या बचा है, सरिस्का। अब सरिस्का कहां है, तो किधर गया सरिस्का, जैसे अगर आप देखोगे तो अगेन जो आपने नीचे लगाया रणथंभौर, रणथंभौर के बाद में भरतपुर बर्ड सेंचुरी, उसी के ऊपर आपको लगाना है सरिस्का। समझ में आया। तो यहां जैसे अगर आप देखोगे राजाजी है, ये है आपका सरिस्का, फाइन। ये हो गया आपका सरिस्का, क्लियर हुआ। ये आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी लगा ली। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 4 लगाई, कौन कौन सी, सरिस्का हो गया, राजाजी हो गया, दाचिंगम हो गया और मधुमलाई हो गई। तो ये चारों वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी प्लॉट कर ली। और इस तरह से हमारा जो मैप वर्क था किसका, क्लास 9 का टर्म 2 एग्जाम का, जो आपके चैप्टर्स आना है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, हमने वो सारा मैप वर्क एक साथ एक वीडियो में प्लॉट कर लिया है, स्वाहा बोलते हैं। तो आई होप यू एंजॉयड इट, आपको सारी चीजें समझ में आई है, बेहतरीन तरह से समझ में आई है, फाइन। तो वैसे डेडिकेटेडली हमने इस पे स्पेसिफिक लाइव सेशन में लाइव मैप प्लॉटिंग भी करी थी, तब आपके डाउट्स भी ले लेते थे वहीं के वहीं। लेकिन ये वीडियो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यूजफुल रहेगा, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे साथ मिलकर प्लॉट किया है, बात रखी है, तो अब आपको याद हो जाएगा। ये जो मैप्स है इन्हें संभाल के रखना, तकिए के नीचे रख के सोओगे तो सपने में आएंगे और याद हो जाएंगे, ठीक है। एक टोटका बता रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। रिवाइज कर लेना बार बार, फाइन, रिवाइज कर लेना। एंड योर 3 मार्क्स आर
सिक्योर्ड ओवर हियर। यहां पे आपने 3 नंबर अपने पक्के कर लिए, 100%, 110% पक्के कर लिए हैं। ठीक है, तो चलिए इसी नोट पर हम क्या करते हैं, अभी इस वीडियो को खत्म करते हैं, आगे और भी सेशंस होंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। फाइन, तो अभी के लिए क्या है, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।